गुड इवनिंग। आज आप लोग चैप्टर 6 फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वाले पार्ट से पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण ही क्या है और उसका संबंध में फैराडे का प्रयोग। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के संबंध में फैराडे का प्रयोग। तो ये बता दें कि आप लोग इसके पहले चुम्बकीय फ्लक्स हमने इसके पीछे लेक्चर में बता दिया है। चुम्बकीय फ्लक्स के बिना इस चैप्टर को नहीं समझा जा सकता, इसलिए चुम्बकीय फ्लक्स आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। यदि समझना है तो पीछे का पढ़ना ही पड़ेगा, यदि देखना भर है तो कोई बात नहीं है। समझना है तो पीछे वाला लेक्चर चुम्बकीय फ्लक्स आना चाहिए, जो हकीकत है वो बता रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले यानी आपको ये जानना है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है ना। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए फैराडे ने जो प्रयोग किया है उसका निष्कर्ष, ठीक है ना। तो ये बता दें, ओस्टर्ड नाम के एक वैज्ञानिक, उन्होंने ये बताया था। ओस्टर्ड ने क्या कहा था उसको समझना, सुनना। ओस्टर्ड ने ये कहा था कि किसी चालक में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो आसपास क्या उत्पन्न हो जाता है। यहाँ चुम्बकीय सुई रखते थे तो विक्षेप होता था। जब इसमें धारा प्रवाहित करते थे चुम्बकीय सुई विक्षेपित होती थी। इससे ये पता चलता था कि धारा प्रवाहित करने पर चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? चुम्बकीय क्षेत्र यानी बी। ओस्टर्ड ने 1820 में ये बताया था कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके आसपास क्या उत्पन्न होता है, चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तब लगभग इससे 10-11 वर्ष बाद फैराडे ने ये सोचा कि जब धारा प्रवाहित करने पर चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। फैराडे ने ये सोचा कि जब धारा प्रवाहित करने पर चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो क्या चुम्बकीय क्षेत्र की वजह से धारा उत्पन्न हो सकती है। ओस्टर्ड ने ये बताया कि धारा प्रवाहित करने पर चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब ओस्टर्ड ने ये बता दिया कि धारा प्रवाहित करने पर चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो फैराडे ने इसका उल्टा सोचा कि जब धारा प्रवाहित करने पर चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो चुम्बकीय क्षेत्र से क्या धारा भी उत्पन्न हो सकती है। और इसके संबंध में उन्होंने प्रयोग किया। अब प्रयोग करने के बाद कुछ निष्कर्ष जब निकला, तो अभी हम प्रयोग भी बताएंगे। तो प्रयोग के बाद ये निष्कर्ष निकला कि यदि एक चुंबक ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, एक चुंबक, और एक यहाँ पर ले लिया जाए कुंडली। क्या ये एक कुंडली है और ये क्या है, एक चुंबक है। और इसके बीच में आपेक्षिक गति कराएं। इसके बीच में क्या कराएं, आपेक्षिक गति। आपेक्षिक गति इसका मतलब है कि एक गतिमान रहे, एक स्थिर रहे। यहाँ धारामापी जोड़ा गया। तो फैराडे के द्वारा प्रयोग ये किया गया कि एक कुंडली लिया गया, एक चुंबक, और कुंडली के साथ क्या जोड़ दिया, धारामापी। धारामापी क्या बताता है, धारा उपस्थित है कि नहीं है ना, ये बताता है। तो जब एक चुंबक लिया उन्होंने, एक कुंडली लिया और कुंडली के साथ एक धारामापी को जोड़ा, और धारामापी को जोड़ने के बाद इस चुंबक को कुंडली के पास और दूर हटाने का प्रयास किया। पास लाया, दूर हटाया, तो देखा कि इसमें विक्षेप होता है। इसमें विक्षेप होता है कुंडली में। फैराडे ने क्या किया कि एक ये कुंडली लिया और उस कुंडली से क्या जोड़ दिया, एक धारामापी को जोड़ दिया। और धारामापी जोड़ देने के बाद एक चुंबक को लिया और चुंबक को कुंडली के पास लाया, फिर दूर हटाया, फिर यन ध्रुव को पास लाया, एक बार यश ध्रुव को पास लाया, दूर हटाया। तो जब ऐसा करने लगे तो देखा गया कि इसमें विक्षेप होता है। धारामापी में विक्षेप, और धारामापी में विक्षेप होने का अर्थ है कि इसमें धारा प्रवाहित होने लगी, जो ये बताने लगा कि धारा प्रवाहित हो रही है। तो जब चुंबक को पास लाए तो विक्षेप हुआ, दूर हटाए तो भी विक्षेप हुआ। अब बीच में लाते समय बीच में जब रोक दिया गया, ला रहे थे तो विक्षेप हो रहा था, बीच में फिर से स्टॉप कर दिए तो विक्षेप जीरो हो गया। फिर से लाने लगे तो फिर से विक्षेप होने लगा, दूर हटाने लगे तो भी विक्षेप होने लगा।
रोक दिया तो फिर से विक्षेप शून्य हो गया। तो यही प्रयोग चुंबक को पास लाते यन ध्रुव को लाते समय दूर हटाते समय किया, फिर यश ध्रुव को पास लाते समय दूर हटाते समय किया, फिर चुंबक को रोककर कुंडलिन को पास में लाया गया, दूर हटाया गया। तो हर परिस्थिति में ये देखा गया कि जब चुंबक को रोक देते हैं या कुंडली को रोक देते हैं, दोनों जब रुके होते हैं तब विक्षेप नहीं होता, लेकिन इन दो में से कोई एक गतिमान रहता है जब तक, तो यहाँ पर क्या होता है, धारा उत्पन्न होती है। ठीक है ना। यानी चुंबक को पास लाने दूर हटाने की वजह से इस कुंडली में क्या होती है, धारा उत्पन्न होती है। तो अंत में निष्कर्ष निकाला गया, अंत में ये निष्कर्ष निकाला गया कि जब एक चुंबक और एक कुंडली के मध्य, जब एक चुंबक और एक कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है, जब एक चुंबक और एक कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है, इसका मतलब एक गतिमान रहे एक स्थिर रहे, दो में से कोई एक गतिमान रहे। जब एक चुंबक और एक कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यदि कुंडली बंद है यानी किसी परिपथ से जुड़ी है तो उसमें धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसको प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। और इस घटना को कहा जाता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। यानी जब एक चुंबक और एक कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यदि कुंडली बंद है मतलब किसी परिपथ से जुड़ी हुई है तो उसमें धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसको प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। और इस घटना को कहा जाता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। और इसका अध्ययन फैराडे ने किया था 1831 के आसपास। जब 1820 में ओस्टर्ड ने ये प्रयोग किया था तभी उनके मन में आ गया था कि धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र से धारा क्या उत्पन्न नहीं हो सकती। और उन्होंने प्रयोग करके ये दिखाया कि चुंबकीय क्षेत्र की वजह से धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना। तो पहले हमें परिभाषा लिख देते हैं इसकी, इसके बाद प्रयोग लिखवा देंगे, थोड़ा सा समझा दिए जो। तो ठीक है ना। तो देखिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण एवं फैराडे का प्रयोग, दोनों को देखो। अब आगे हम प्रयोग लिखवाए देते हैं। तो फैराडे के प्रयोग में क्या करेंगे देखिएगा। एक कुंडली के साथ धारामापी को जोड़कर उसके पास किसी चुंबक को लाने या एक कुंडली के साथ धारामापी को जोड़कर उसके पास किसी चुंबक को लाने या दूर ले जाने पर निम्न प्रेक्षण प्राप्त हुआ। एक कुंडली के साथ धारामापी को जोड़कर उसके पास किसी चुंबक को लाने या दूर ले जाने पर निम्न प्रेक्षण प्राप्त हुआ। इसमें जब चुंबक स्थिर रहता है तो धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता है। यानी देखिए, यदि ये चुंबक है और ये यस है, ये क्या है यन, और यहाँ पर एक कुंडली है और इस कुंडली के साथ एक धारामापी जुड़ी है, ये जी है ना। जब ये स्थिर है v बराबर 0, जब रुकी है तो इसमें कोई विक्षेप नहीं होता है। अब जब चुंबक के यन ध्रुव को कुंडली की ओर ले जाते हैं
तो धारामापी में विक्षेप होता है। जब चुंबक के यन ध्रुव को कुंडली की ओर ले जाते हैं तो धारामापी में विक्षेप होता है। कैसे? देखिए, ये यन है, ये यस है, इसको उधर ले जा रहे हैं तो धारामापी में विक्षेप हुआ। ये ऐसे सुई ये हो गई, ठीक है। इससे ये पता ये धारा इसमें उत्पन्न हो गई। क्या उत्पन्न हो गई? धारा उत्पन्न हो गई। और ये जो धारा उत्पन्न हुई है किसकी वजह से? चुंबक के पास आने के वजह से, ठीक है ना। और ये जो धारा उत्पन्न है इसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा क्या होगी? आगे लेंज के नियम में कन्फर्म होगा। अभी ये जानो कि धारा उत्पन्न हो जाती है, अब उसकी दिशा क्या होगी इसकी जानकारी होगी अगले टॉपिक में, लेंज का नियम में, है ना। उसको भी आपको समझना होगा तो अगला वीडियो भी देखना पड़ेगा, ठीक है ना। और यदि समझना नहीं तो कोई बात नहीं है। जब चुंबक के यन ध्रुव को कुंडली की ओर ले जाते हैं तो धारामापी में विक्षेप होता है। किस दिशा में विक्षेप होगा ये लेंज के नियम से आगे क्लियर होगा। अभी केवल ये जान लो कि विक्षेप होता है, नहीं धारा उत्पन्न हो रही है, ठीक है ना। अब जब चुंबक के यन ध्रुव को फिर से रोक देंगे ना, जब फिर से रोक देंगे तो फिर से विक्षेप क्या हो जाता है? 0। उसको हम नहीं लिख रहे हैं अब, लेकिन रोक देंगे तो विक्षेप क्या हो जाएगा? 0। जब चुंबक के यन ध्रुव को कुंडली से दूर हटाते हैं, इधर ले आते हैं, तो धारामापी में विपरीत दिशा में विक्षेप होता है। विपरीत दिशा में विक्षेप होता है, यानी ये जैसे इसको हमने यन को दूर हटाने का प्रयास किया तो ये रही धारामापी इसमें जुड़ी हुई है, ये तो ये ऐसे, ये ठीक है ना, ये विक्षेप हुआ, मतलब दूर हटाए तब भी धारा इसमें उत्पन्न हुई। अब क्या करते हैं? यन रुका है, विक्षेप 0, पास ले जा रहे हैं, विक्षेप हुआ, दूर हटाते हैं, विक्षेप विपरीत दिशा में हुआ। अब यदि यही प्रयोग हम किसके साथ करें? यस ध्रुव के साथ, ठीक है, तो क्या होता है? यही प्रयोग यदि हम यस ध्रुव के साथ करते हैं तब भी क्या होता है? धारामापी में विक्षेप होता है लेकिन यन ध्रुव से विपरीत होता है। चौथा नंबर, जब यह प्रयोग यस ध्रुव के साथ करते हैं तो धारामापी में विक्षेप विपरीत दिशा में होता है, विपरीत दिशा में होता है। इसका अर्थ है जो यन के समय हुआ था उसी का उल्टा। जैसे मान लीजिए ये एस है, ये क्या है? यन है, इसको पास ले जा रहे हैं तो इसमें ये वाला होगा ऐसा, जो यन के दूर समय हो रहा था ऐसा, ठीक है। और यदि यस को हम दूर हटाते हैं ऐसा, तो इसमें क्या हुआ फिर? ये ठीक है। यस के पास लाते समय वो हुआ जो यन के दूर जाते समय, और यस के दूर जाते समय वो हुआ जो यन के पास आते समय हुआ था, ठीक है। और यदि चुंबक को स्थिर रखकर कुंडली को ही पास लाते हैं या दूर हटाते हैं तो धारामापी में विक्षेप होता है, ठीक है ना। यदि तेजी से
चुंबक या कुंडली को गति कराते हैं तो विक्षेप तेजी से होता है। ठीक, यदि कुंडली के साथ प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तो धारा का मान कम हो जाता है। ठीक, यदि कुंडली के साथ प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तो धारा का मान कम हो जाता है। कुंडली या चुंबक कुंडली या चुंबक जो गतिमान हो, कुंडली या चुंबक जो कि गतिमान है उसे रोक देने पर विक्षेप शून्य हो जाता है। ये कुंडली या चुंबक जो कि गतिमान है उसे रोक देने पर विक्षेप क्या हो जाता है? शून्य। और इस पूरे से निष्कर्ष क्या निकला कि इसमें धारा तभी तक रहती है जब तक कि कुंडली और चुंबक में कोई एक गतिमान रहे। और इसके गतिमान होने से ये होता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबक जब पास आता है या दूर हटता है, इसका अर्थ होता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अब चुंबकीय फ्लक्स क्या है इसके पीछे लेक्चर में आप समझ सकते हो, है ना। तो यानी धारा में धारा उत्पन्न होने की वजह क्या है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। ये आपको बता दें, यदि चुंबक को कुंडली के बहुत पास ला के रोक देंगे तो भी विक्षेप शून्य हो जाएगा। ये नहीं है कि चुंबक को पास में ला दें और पास में ला दें तो धारा उत्पन्न होती रहेगी। धारा उत्पन्न होगी तभी जब चुंबक गतिमान रहेगा, चाहे वो पास आ रहा हो चाहे दूर जा रहा हो। और पास आते समय दूर जाते समय चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आए होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। और यही घटना क्या कहलाएगी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो अंत में निष्कर्ष निकाला गया, अंत में ये निष्कर्ष निकला कि जब एक चुंबक और एक कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यदि कुंडली बंद है तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। और इस घटना को कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है ना। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष क्या निकला देखना। स्पष्ट है कि जब एक चुंबक और एक कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यदि कुंडली बंद है, मतलब परिपथ से जुड़ी है, यदि कुंडली बंद है तो उसमें धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे प्रेरित
धारा कहते हैं। इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है ना। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ही प्रेरित धारा का मुख्य कारण है। यदि ये कहा जाए कि प्रेरित धारा का मुख्य कारण क्या है, प्रेरित धारा का मुख्य कारण, तो ये बता दीजिए कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ही प्रेरित धारा का मुख्य कारण है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ही प्रेरित धारा का मुख्य कारण है। ठीक है ना। तो ये हो गया फैराडे का प्रयोग भी, फैराडे और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अब यहाँ पर जैसे हमने कहा कि एक चुंबक और एक कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति कराते हैं। अब चुंबक और कुंडली, यदि हमारे पास चुंबक ना हो तो हम एक धारावाही कुंडली ले लेते हैं। धारावाही कुंडली ले लें, एक कुंडली जिसमें धारामापी जोड़ दें, क्योंकि धारावाही कुंडली भी एक चुंबक जैसे कार्य ही करती है। तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना। तो यानी आपको प्रयोग में यही समझना है कि चुंबक और कुंडली के मध्य अपेक्षिक गति होने से, और अपेक्षिक गति होने का अर्थ है कि चुंबक और कुंडली में से कोई एक गतिमान रहे। अब ऐसा अपेक्षिक गति होने से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ही प्रेरित धारा का मुख्य कारण है। ओर्स्टेड ने प्रयोग किया था तो बताया था कि धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और फैराडे ने जब प्रयोग किया तो ये बताया कि धारा चुंबकीय क्षेत्र की वजह से धारा भी उत्पन्न हो जाती है। अब फैराडे ने विद्युत इस नियम के आधार पर जो धारा उत्पन्न किया था, तो धारा बहुत कमज़ोर थी, वो धारा बहुत कमज़ोर थी। और उस धारा के उत्पन्न होने से लोगों ने उनसे, फैराडे से ये पूछा कि इस धारा का उपयोग क्या है। तो धारा इतनी कमज़ोर थी कि उसके बारे में क्या कहा जाए, तो उन्होंने हंसी मजाक में ये कह दिया था कि आज जन्म लेने वाले बच्चे का क्या उपयोग होता है ना। जबकि वो बाद में बड़ा होकर पता नहीं क्या क्या कर सकता है। ऐसे ही जब प्रेरित धारा उत्पन्न हुई थी स्टार्ट में, तो उस धारा का मान बहुत कम था, है ना। टॉर्च का बल्ब नहीं जलता था, इतनी कमज़ोर थी, इसीलिए लोगों ने कह दिया था इसका क्या उपयोग है। पर बाद में आज के डेट में उस प्रेरित धारा को इतना प्रवर्धित रूप में, इतना विस्तारित किया गया कि आजकल ट्रेनों को रोकने के लिए भी प्रेरित धारा का उपयोग होने लगा है, और उसी को आगे भंवर धारा के नाम से जाना जाता है। उसका उपयोग विद्युत ट्रेन को रोकने में किया जाता है। ठीक है। तो ये आगे आप लोगों को फैराडे का नियम बताएंगे। जो फैराडे का नियम है, वो फैराडे का नियम हर परीक्षा में, चाहे किसी स्टेट बोर्ड की बात करें, चाहे CBSE बोर्ड की बात करें, चाहे नीट JEE से क्वेश्चन, तो उससे ज़रूर क्वेश्चन बनता है। इसलिए उसको पढ़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।